फ्रेंड्स, तब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन की सिंधु सभ्यता के लोगों का पैसों के मामले में लाइफ कैसा था। तो देखिए क्या बोला है। सिंधु कल्चर के प्रोग्रेस का जो मेन रीजन था वो था उन्नत कृषि और व्यापार। यहाँ के लोगों की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, जो उनके पैसे कमाने का जो आधार था, मतलब उनके पास जो पैसा था जिस वजह से ये लोग इकोनॉमिकली स्टेबल थे, आर्थिक तौर पर मजबूत थे, उसका मुख्य आधार क्या था। एक तो था उन्नत कृषि यानी कि हाईली डेवलप्ड एग्रीकल्चर, खेती में लोग बहुत अच्छे थे। और दूसरा था व्यापार। ठीक है, वो लोग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे थे, बिजनेस बहुत अच्छा करते थे। ये बात इसमें बोली गई है। और इस काल की इकोनॉमी कृषि, पशुपालन और अलग अलग प्रकार की दस्तकारी में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। इस काल की जो इकोनॉमी है ना, मतलब जो अर्थव्यवस्था है, वो मेनली किस पर आधारित थी बता रहा है। पहला आपका कृषि यानी कि खेती, पशुपालन जानवरों को पालना, उस पर आधारित थी। अलग अलग दस्तकारिता में दक्षता। दस्तकारिता मतलब जो हाथ से बनाया जाता है दोस्तों, हाथ से अलग अलग प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, क्रिएटिव वस्तु बनाई जाती है, उपयोगी वस्तु बनाई जाती है जो कि हाथों से बनाई जाती है। तो अलग अलग दस्तकारी में दक्षता। दस्तकारी का मतलब ही होता है हाथ से जो बनाया जाता है क्रिएटिव सामान या यूजफुल जो थिंग्स होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, दस्तकारी से बनाया गया सामान। ठीक है फ्रेंड्स। और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार। जो ट्रेडिंग था वो इंटरनल तो होता था, देश के अंदर भी होता था, और बाहर भी, देश के बाहर भी जो ट्रेड होता था उससे पैसा कमाया जाता था। आज देखो, राजस्थान एमपी से ट्रेड कर रहा है, एमपी छत्तीसगढ़ से ट्रेड कर रहा है, छत्तीसगढ़ दिल्ली से ट्रेड कर रहा है, ऐसे करके सभी राज्य आपस में एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। उसी प्रकार भारत भी दूसरे देशों से ट्रेडिंग करता है। अलग अलग जो देश है, एशिया के हुए, यूरोप के हुए, ठीक है, अमेरिका के हुए, उन सभी देशों से भारत क्या करता है, ट्रेड करता है। तो भारत इंटरनली भी पैसे कमा रहा है आंतरिक तौर पर व्यापार करके, और एक्सटर्नली दूसरे देशों के साथ भी ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहा है। वही बात इसमें बोली गई है कि जो व्यापार होता था वो इंटरनली यानी कि आंतरिक तौर पर भी होता था और एक्सटर्नली भी होता था, दूसरे देशों के साथ भी व्यापार होता था। ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है, अलग अलग दस्तकारिता में दक्षता। इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। दस्तकारिता का अर्थ होता है हाथों से बनाई गई कलात्मक वस्तु या फिर क्रिएटिव वस्तु या फिर यूजफुल वस्तुएं। ठीक है, जिनका इकोनॉमिक फील्ड में काफी वैल्यू था, उन्हें क्या कहा जाएगा, क्या कहा गया, दस्तकारी वस्तु। तो दस्तकारी वस्तु को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, मतलब हाथ से बनाई गई वस्तु, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। सिंधु कल्चर के प्रोग्रेस का जो मेन रीजन है वो क्या है, उन्नत कृषि यानी कि फार्मिंग और बिजनेस करना यानी ट्रेडिंग करना। और इस काल का जो इकोनॉमिक का मतलब जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो क्या था, कृषि है, पहले बता चुका हूँ, पशुपालन जानवरों को पालना, अलग अलग दस्तकारिता में दक्षता मतलब हाथ से बनाई गई क्रिएटिव वस्तुएं या फिर यूजफुल वस्तुएं वो, और इंटरनल और एक्सटर्नल तौर पर जो व्यापार बिजनेस होता था, ट्रेडिंग होता था, वो था इस काल के अर्थव्यवस्था का यानी इकोनॉमी का मुख्य आधार। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इतना नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में। देखिए क्या बोला है। सिंधु कल्चर का जो व्यापार था, जो ये लोग ट्रेडिंग करते थे, बिजनेस करते थे, वो सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। मतलब अपने ही एरिया तक ही उनका जो व्यापार होता था, बिजनेस होता था, वो सीमित नहीं था। वो लोग कहाँ कहाँ तक व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। मिस्र यानी कि आपका अपना आज का इजिप्ट, मेसोपोटामिया उस समय की बहुत ही फेमस सभ्यता थी, उस सभ्यता में, और सेंट्रल एशिया माने तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो भारत के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो क्या है, सेंट्रल एशिया, और भारत के दक्षिण एशिया में पड़ जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया तक सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, ये बात बोली गई है। मतलब ये लोग जो बिजनेस करते थे अपने आसपास के इलाके में नहीं, दूर दराज के इलाकों में भी बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, ये बात बोली गई है। कहाँ तक, सेंट्रल एशिया यानी कि भारत के ऊपर वाला जो हिस्सा है, पूरे जो देश है वहां तक। फिर मिस्र यानी कि मिडिल ईस्ट का हिस्सा मान सकते हो, और मेसोपोटामिया उस समय की प्राचीन सभ्यता थी। मिस्र यानी आपका आपका इजिप्ट, आज का इजिप्ट हुआ, सेंट्रल एशिया हुआ, और मेसोपोटामिया तक ये लोग व्यापार करते थे। इसी वजह से सिंधु सभ्यता काफी डेवलप्ड और उन्नत सभ्यता मानी गई, और एक रिच कल्चर भी माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इतना नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन पढ़ रहे थे। आर्थिक जीवन में अगला टॉपिक है, देखिए क्या बोला है। सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में बिजनेस जो है वो उन्नत अवस्था में है, उन्नत अवस्था में था, ये बात इसमें बोली गई है। उन्नत अवस्था में था, इसका क्या मतलब हुआ, वो काफी डेवलप्ड अवस्था में था, ये बात इसमें कही जा रही है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वो सभ्यता ही पृथ्वी पर अकेली थी क्या, नहीं।
उस सभ्यता के समकालीन कई सारी और सभ्यता थी, जैसे कि एक और सभ्यता थी जिसका क्या नाम है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं के बीच में बिजनेस यानी कि व्यापार होता था, और वो व्यापार उन्नत अवस्था में होता था, ये बात बोली गई है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है, मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों के बीच व्यापार के अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं। अब ये अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? अभिलेख का अर्थ होता है दोस्तों रिकॉर्ड। रिकॉर्ड, अभिलेख का अर्थ होता है किसी भी चीज का अपन रिकॉर्ड रखते हैं ना, डेटा रखते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। मैं बोला ना, अभिलेख का अर्थ होता है रिकॉर्ड, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना है, किसी भी चीज का कोई अगर घटना हुई है तो उसके साक्ष्य, उसका प्रूफ आप मान सकते हो। मतलब जाहिर सी बात है कि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच में बिजनेस हुआ होगा, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रूफ इनको मिला है, कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले हैं। उन्हीं साक्ष्यों को क्या बोला गया? रिकॉर्ड। अभिलेख का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा, रिकॉर्ड्स, किसी भी चीज का जो हम रिकॉर्ड्स रखते हैं ना, ये इसके रिकॉर्ड्स हैं, ये उसके रिकॉर्ड्स है। रिकॉर्ड का अर्थ एक प्रकार का प्रूफ समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में बिजनेस उन्नत अवस्था में था, और मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों के बीच में व्यापार के अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देखिए क्या बोला अगला लाइन, सुमेरिया के किंग थे सारगोन, उनके काल की मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड से प्राप्त होता है कि मेसोपोटामिया के मेलुहा और ढिलमन और मगन के साथ व्यापारिक संबंध थे। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के। आपको बता दूं, सुमेरिया जो है ना दोस्तों, सुमेरियन कल्चर वर्तमान में जो आपका ईरान और इराक पड़ता है ना, वहां पर सुमेरियन सभ्यता थी। वहां के राजा कौन थे? सारगोन। उनके काल के मिट्टी की पट्टिकाओं पर रिकॉर्ड्स मिले, यानी किसी प्रकार के प्रूफ मिले हैं कि मेसोपोटामिया का जो मेलुहा, ढिलमन और मगन के साथ उनका व्यापारिक संबंध था। मेलुहा जो है दोस्तों, वो सुमेरियन सभ्यता में काफी एक डेवलप्ड और एक उन्नत क्षेत्र को माना गया है। सुमेरियन जो सभ्यता थी उनमें एक काफी डेवलप्ड और उन्नत क्षेत्र को क्या कहा गया है? मेलुहा कहा गया। मतलब एक जगह को आप मान सकते हो मेलुहा। ठीक उसी प्रकार आपका जो ढिलमन है, वो सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, ढिलमन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में एक व्यापारिक केंद्र था, यानी कि बिजनेस सेंटर वो था। और ये जो मगन है दोस्तों, ये आज के जमाने में आपका जो दुबई और ओमान का जो इलाका है ना, उस जमाने में उस क्षेत्र को क्या कहा गया? मगन कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि सुमेरिया के किंग सारगोन के काल की मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित अभिलेखों से प्राप्त होता है कि मेलुहा, ढिलमन और मगन के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा मैं आपको बता चुका हूँ कि सुमेरियन सभ्यता में, यानी कि आज के ज़माने में जो आपका इराक का जो क्षेत्र है, वहाँ पर का एक कोई सा काफ़ी डेवलप्ड स्थान को मेलुहा कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार आपका जो ढिलमन है वो मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक केंद्र था, यानी कि बिजनेस का सेंटर था। और मगन जो है दोस्तों, वो आपका आज का जो दुबई और ओमान का जो इलाका है ना, उस जमाने में, उस सभ्यता में वो जो क्षेत्र था उसको क्या कहा गया दोस्तों? मगन कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आगे देखिए क्या बोला है, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, रंगपुर, सूरकोटदा, प्रभासपट्टन। ये सारे जो क्षेत्र थे वो सिंधु सभ्यता के लोगों के प्रमुख पोर्ट थे। पोर्ट का अर्थ होता है बंदरगाह, जहां पर जहाज से सामानों को उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोला है, इस सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली और माप तौल के लिए 16 के गुणकों का यूज किया जाता था। यानी कि इस सभ्यता में किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम या पॉइंट सिस्टम का यूज होता था, और मापने या तौलने के लिए 16 के फैक्टर यानी कि 16 के गुणक का इस्तेमाल किया जाता था यूनिट के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, रंगपुर, सूरकोटदा, प्रभासपट्टन और आदि जगह। और इस सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली और माप तौल के लिए 16 के गुणक का यूज इस्तेमाल होता था, 16 के गुणकों का उपयोग होता था। ठीक है फ्रेंड्स, मापने का मतलब किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए डेसिमल सिस्टम या पॉइंट सिस्टम का यूज होता था, और किसी भी चीज को मापने के लिए या फिर तौलने के लिए यूनिट के रूप में 16 के गुणक का यानी कि 16 के फैक्टर का यूज होता था। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले इतना नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं दोस्तों, देखिए क्या बोला है। आर्थिक जीवन के अंतर्गत इस कल्चर के लोग खेती में ना गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किनको जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को। कपास मतलब दोस्तों कॉटन, जिससे रुई बनता है उसको क्या बोला जाता है? कपास बोला जाता है। तो कपास पैदा करने का श्रेय किसको जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को। अगर आपको पूछेगा सिंधु सभ्यता के लोग किसकी खेती किया करते थे, तो आप क्या बोलोगे? गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। और कपास को पैदा करने का श्रेय, फर्स्टली सबसे पहले अगर कपास को किसी ने पैदा किया उसका श्रेय किसको जाता है? उसका क्रेडिट किसको जाता है? कपास को खोजने का या उसको पैदा करने का श्रेय तो आप किसको बोलोगे? वो जाता है सिंधु सभ्यता के लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आगे देखते, देखिए क्या बोला है। इस सभ्यता के लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि जैसे फलों से भी परिचित थे। ये जितने भी जो फल है ना दोस्तों, ये तो आज के जमाने में हम लोग को अवेलेबल है। नारियल, केला, फल, तरबूज, नींबू, अनार। लेकिन आज से हजारों साल पहले सिंधु सभ्यता, आज से 100-200 साल पुरानी सभ्यता तो है नहीं, ये हजारों साल पुरानी सभ्यता है। उस जमाने में भी ये सारे फल अवेलेबल थे। मतलब वो लोग उस सभ्यता के लोग नारियल, अनार, केला, नींबू, तरबूज, खरबूज इन सभी फलों से वो क्या थे? परिचित थे। मतलब ये जो फल थे ये उस जमाने में भी थे, ये बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस सभ्यता के लोग इन सारे फलों से भी क्या थे? वो परिचित थे। मतलब ये जो सारे फल है, नारियल, केला, नींबू, अनार, तरबूज, ये सब उस जमाने में भी उगते थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे क्या बोला है। यहाँ के लोगों का जो मुख्य फसल था, यानी कि जो प्रमुख खाद्य पदार्थ था, फूड मटेरियल था, वो क्या था? गेहूं और जौ। कई सारे फसलों की खेती होती थी, खाद्य फसलों की खेती होती थी, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य फसल था, तो वो क्या था? जो मेन क्रॉप था वो था गेहूं और जौ। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ या मुख्य फसल क्या था, तो आप क्या बोलोगे? प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या था? तो आप बोलोगे गेहूं और जौ। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या था, मेन मुख्य फसल जो थी वो क्या थी, तो आप लोग क्या बोलोगे? गेहूं और जौ। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। इस सभ्यता के लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे आदि फलों से परिचित थे। और इस सभ्यता के लोगों का जो मेन फसल था, यानी कि जो मुख्य फसल थी, जो प्रमुख खाद्य पदार्थ था, वो क्या था? गेहूं और जौ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, देखिए क्या बोला है। खेती के काम के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के लिए लोग पत्थर और कांसे के औजार का उपयोग करते थे। आज के जमाने में खेती करने के लिए लोगों के पास कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, संसाधन मौजूद है, लेकिन उस जमाने में क्या ऐसा था? तो जवाब है नहीं। खेती के लिए लोग कैसा करते थे? पत्थर और कांसे के औजार का उपयोग करते थे। इस कल्चर में फावड़ा नहीं मिला है, मतलब जब खुदाई हुआ होगा, एक्सकलेशन किए होंगे, तो क्या यहाँ पर फावड़ा मिला है? नहीं मिला है। तो उसी आधार पर ऐसा बोला गया है कि इस सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे संभवतः। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन से हल का प्रयोग करते थे, तो आप क्या बोलोगे? लकड़ी के हल का प्रयोग वो करते थे। किसी लिए करते थे? खेती के लिए करते थे। और खेती के लिए पत्थर और कांसे के औजार का भी प्रयोग करते थे। अगर आपको ये पूछे कि क्या इस सभ्यता में फावड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो जवाब क्या होगा? नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मिंग के लिए पत्थर और कांसे के औजार यानी वेपन्स का यूज होता था, और इस कल्चर में फावड़ा नहीं मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और संभवतः इस सभ्यता के लोग लकड़ी का प्रयोग करते थे। याद रखिए ना, 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोला गया, संभवतः बोला गया है, अनुमान लगाया गया है कि शायद यहाँ के लोग लकड़ी का प्रयोग करते थे। क्यों? क्योंकि फावड़ा नहीं मिला है। आज इंसान उस सभ्यता में जो भी अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों के आधार पर प्रिडिक्शन कर सकता है कि ये हुआ होगा, ये नहीं हुआ होगा, ऐसा था, ऐसा नहीं था। लेकिन इंसान क्या 100% श्योरिटी के साथ कह सकता है कि पक्का वहां पर लकड़ी के हलों का प्रयोग ही हुआ था? नहीं। इंसान क्या कर सकता है? अनुमान लगा सकता है, और अनुमान के आधार पर ही ये सारे डेटा और इंफॉर्मेशन है दोस्तों। तो कहा गया ना, संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। उन्होंने जांचा होगा, परखा होगा, अवशेषों के आधार पर यह बात कही गई है।
संभवतः एक्चुअली में उन लोगों ने खेती के लिए कौन कौन से वेपन्स का यूज़ किया, कौन कौन से टेक्निक्स का यूज़ किया, हम नहीं जानते। ये जो भी बातें आपको कही गई है, ये खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर ये बात बोली गई है। असल तौर पर एक्चुअली में वहाँ पर खेती के लिए कौन से हथियार, कौन से तकनीक का यूज़ किया गया है, हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। ये जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है, ये रिसर्च के आधार पर और अवशेष जो मिले हैं, खुदाई से जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, उन पर रिसर्च करके उस रिसर्च के आधार पर ये जानकारी बताई जा रही है, जो कि 100% सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, देखिए क्या बोला है। आर्थिक जीवन में इस सभ्यता में पशुपालन का भी विकास हुआ। सिंधु सभ्यता में एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग का भी विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। साथ ही में पशुपालन का भी अच्छा खासा विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ये बात इसमें कही जा रही है। पशुपालन का दोस्तों इसलिए पशुपालन सिंधु सभ्यता में इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पशुपालन के कारण ही बिजनेस और ट्रांसपोर्ट में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जानवरों को पालते थे, उनको अच्छी कंडीशन में रखते थे, उनका भरण पोषण इसलिए किया जाता था क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उस समय बस, ट्रेन और बाइक वाइक तो था नहीं, तो लोग कैसे ट्रैवल कर लेते हैं? जानवरों की सहायता से उस पर अपना सामान रखकर, उस पर बैठकर, जैसे कि पुराने ज़माने में आप जानते हो कि बैलगाड़ी में लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते थे। बिजनेस के लिए भी लोग दूर दूर जाया करते थे। तो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ज़मीन से अगर ज़मीन वाला रूट है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है और उस समय बस, ट्रेन, गाड़ी ये सब तो था नहीं, तो सामान को कैसे पहुंचाया जाएगा? जानवरों पर लाद कर ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो बिजनेस भी कैसे होता था? लैंड रूट के थ्रू, पशुपालन यानी कि जानवरों के थ्रू व्यापार भी होता था और जानवरों के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से आने जाने का काम किन से होता था? पशुओं से होता था। और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाने वाला काम भी किन के थ्रू होता था? पशुओं यानी कि जानवरों के थ्रू होता था। इसीलिए सिंधु सभ्यता में पशुओं का और पशुपालन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पहली बात ट्रांसपोर्ट में ये लोग का इंपॉर्टेंट रोल था और दूसरी बात बिजनेस करने के लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने के लिए भी पशुओं का उपयोग किया जाता था। अब देखिए क्या बोला है। पशुओं में कुबड़ वाला बैल बता चुका हूँ दोस्तों, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, कुत्ता आदि जैसे कई और जानवरों को पालने का अनुमान है ना, 100% श्योर नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंसान इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो उस सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं उनको जांच कर, परख कर, रिसर्च करके, अनुमान लगा के ही इन सभी डेटा के बारे में बताया गया। ये सारा जितना भी जानकारी हमें दिया गया है ये अनुमान के तहत हमें बताया जा रहा है। ठीक है, कोई भी इंसान 100% श्योर नहीं था। ठीक है, हम 100% अभी भी श्योर नहीं हो सकते कि खेती में, पशुपालन में इन सभी जानवरों का उपयोग होता था या पशुपालन जो पशुओं को हम पालते थे वो व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए पालते थे या किसी और चीज़ के लिए पालते थे, या उस समय वाकई में जो बकरी, हाथी, भैंस, गाय, कुत्ता, कुबर वाला बैल ये सब था भी, ये नहीं भी था, हम श्योर नहीं है। जो उस समय की जो सभ्यता की जो अवशेष थे उन पर जो रिसर्च किया गया उस रिसर्च के आधार पर यह बात आपको कही जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। इस सभ्यता में पशुपालन का भी विकास हुआ। पशुपालन मतलब जानवरों को पालना। जानवरों को क्यों पाला जाता था? ताकि बिजनेस किया जा सके, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके आवाजाही के लिए। और इनमें पशुओं में इंपॉर्टेंट कौन कौन से जानवर हैं? कुबर वाला बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, कुत्ता जैसे जानवर इंपॉर्टेंट थे और इन सभी को पालने का ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आगे देखते, देखिए क्या बोला है। सिंधु सभ्यता के नगरों में खाद्य पदार्थ की जो आपूर्ति थी, जो सप्लाई होती थी, वो कहाँ से होती थी? गांव से होती थी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो फूड मटेरियल है, जो भी खाने पीने का जो सामान है, वो सिंधु सभ्यता के नगरों में पहुंचाया जाता था, यानी सिटीज में पहुंचाया जाता था। तो सिटी में खाने पीने का सामान कहाँ से आता था? गांव देहात से, यानी कि ग्रामीण इलाकों से आता था। इसीलिए अन्नागार यानी कि जहाँ पर फूड को, यानी कि जितने भी फसल है, खाने पीने का जो सामान है, उनको स्टोर करके जो रखा जाता है, जिस जगह पे रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? अन्नागार यानी कि गोडाउन। गोडाउन को कहाँ बनाया गया? नदियों के किनारे बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, देखो बड़े बड़े शहर हुए, जो डेवलप्ड शहर हुए, शहरों में कभी खेती होती है क्या?
खेती के लिए एक्चुअली क्या चाहिए इंसान को? फर्टाइल लैंड यानी उर्वरक खेती, पूरी तरह में ज़मीन चाहिए होती है। तो अमूमन जो खेती है आज भी अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े जो डेवलप्ड सिटी है, बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पर खेती नहीं होती। खेती अक्सर गांव देहात जहाँ पर मतलब पूरी ज़मीन है, ठीक है, प्योर पूरी तरीके से फर्टाइल लैंड है, वहीं पर खेती होती है। बड़े बड़े जो शहर होते हैं जो पूरी तरीके से डेवलप्ड होते हैं वहाँ पर खेती नहीं होती है। खेती गांव देहात के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ही खेती होती है। और वहाँ से जो फूड है, जो खाने पीने का जो सामान है, उनको शहरों में पहुंचाया जाता है। आज भी ऐसी होता है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, उस जमाने में भी ऐसी होता था। खेती जो है वो गांव देहात में ही होता है, शहरों में भी होता है लेकिन बहुत कम, लगभग ना के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए क्या बोला गया, अन्नागार यानी कि एक प्रकार से आप गोडाउन मान सकते हो, जहाँ पर खाने पीने के सामान को रखा जाता था, उसको नदियों के किनारे बनाया गया। और इसमें क्या बोला है कि गुजरात के निवासी जो थे हाथी भी पालते थे। तो गुजरात के जो लोग थे, कई इनको सर साक्ष्य मिले होंगे कि गुजरात के जो निवासी है वो हाथी भी पालते थे। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सिंधु सभ्यता के लोगों को, सिंधु सभ्यता के नगरों के लोगों को, याद रखिए, नगरों के लोगों को खाद्य पदार्थ की आपूर्ति यानी फूड मटेरियल की जो सप्लाई है वो कहाँ से होती थी? ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी। इसलिए अन्नागार जो थे वो नदियों के किनारे बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ही बता चुका हूँ, नगर जो बहुत पूरी तरीके से डेवलप्ड होते हैं वहाँ पर खेती के चांसेस कम होते हैं। अक्सर जो खेती जो होती है वो गांव देहात में ही होता है, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन होती है वो खेती के लायक रहती है। जब शहर पूरी तरह डेवलप्ड हो जाते हैं वहाँ पर, आज भी अगर आप देखोगे तो जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर खेती लगभग ना के बराबर होती है, बहुत कम जगह होती है लेकिन लगभग ना के बराबर होती है। खेती जो है गाँव देहात में ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसको नोट कर लेंगे।